नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यशपथ पर एकादशी कथा संग्रह में प्रकाशित 11 कहानियों के वाचन की श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में अब तक हमने 4 कहानियों का वाचन कर लिया है। आज हम करेंगे पंडित श्रीराम शर्मा बीए की लिखी हुई कहानी भिड़ंत का कथा वाचन। पंडित श्रीराम शर्मा बीए हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। शिकार साहित्य पर आधारित इनकी कहानियाँ और इनके लेख पाठकों के हृदय पर सीधा जाकर बैठते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा बीए अपने समय में एक सफल पत्रकार भी रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं पंडित श्रीराम शर्मा बीए की लिखी हुई कहानी भिड़ंत का कथावाचन। सायंकाल के 4 बजे थे। स्कूल से लौटकर घर में गरम गरम चाय पी रहा था। किसी ने बाहर से पुकारा, मास्टर साहब जरा बाहर आइए, एक आदमी आया है, बाघ की खबर लाया है। बाघ का नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। चाय का प्याला वहीं का वहीं रखकर झटके से बाहर आया। देखा तो बाहर पश्मीने की चादर ओढ़े मेरे शिकारी मित्र पंडित लक्ष्मी दत्त थपड़ियाल खड़े हैं और उनकी बगल में एक बूढ़ा खड़ा है। चिंता ने कौतूहल का स्थान लिया और बातचीत से मालूम हुआ कि बाघ ने टिहरी से कुछ दूर एक ही साथ 2 गायों का वध किया है। एक तो दिन भर की थकावट, दूसरे कुसमय और तिस पर कड़ाके का जाड़ा। तबीयत बाहर निकलने को ना करती थी, पर उस बूढ़े की आंखों में खिंचाव था। उसकी आंखें कह रही थीं, यदि तुम हृदयहीन नहीं हो तो हमारी रक्षा करो। बंदूक उठाई, कारतूस जेब में डाले और लक्ष्मी दत्त जी तथा बूढ़े किसान को साथ लेकर जंगल की ओर चला जाता था और मन ही मन सोचता जाता था कि संसार में जीवन संग्राम की समस्या बड़ी विकट है। बूढ़े ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, मालिक ऊपर देखो। ठीक उस डांडे पर मेरी बड़ी गाय मरी पड़ी है और वहां से 4 फलांग पर पहाड़ी की दूसरी ओर दूसरी गाय पड़ी है। बाघ ने 2 गाय मारी थीं। परामर्श से हम लोग इस नतीजे पर नहीं आए थे कि एक ही बाघ ने 2 गायों को मारा है। संभव है मारा हो। पहली गाय को मारने के पश्चात यदि किसी प्रकार वह वहां से भगा दिया गया होगा तो उसने दूसरी गाय को मार्ग में पाकर पेट की अग्नि शांत करने के लिए उसको मार डाला हो, और यह भी संभव था कि दूसरी गाय को किसी दूसरे बाघ ने मारा हो। मेरी राय यही थी और लक्ष्मी दत्त जी ने मुझे जनरल मानकर मेरी ही बात ठीक समझी। 2 बाघों की आशंका से हम लोगों ने अपने दल को 2 भागों में विभक्त किया। लक्ष्मी दत्त जी तो दूसरी गाय की लाश की ओर चले, जो सामने के डांडे पर मरी पड़ी हुई गाय से 4 फलांग की दूरी पर गांव की ओर थी। मैं डांडे की ओर चला और यह निश्चय हुआ कि समय अधिक हो जाने पर लाश पर आज बैठना ठीक नहीं, क्योंकि बैठने के लिए स्थान दिन में 4 बजे तक बन जाना चाहिए था, जिससे बाघ को किसी बात का शक न हो। लक्ष्मी दत्त जी बूढ़े के साथ छोटी गाय की लाश की ओर चले। हम दोनों को गांव में मिलना था। मुझे 1 मील के लगभग पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना था और समय तंग हो रहा था। जंगल में बाघ अपने शिकार पर 4-5 बजे ही आ जाता है, इसलिए मैं बड़ा चौकन्ना होकर चल रहा था। आधी चढ़ाई चढ़ने के उपरांत मैं एक चट्टान के किनारे रुका और गिद्ध दृष्टि से डांडे को चोटी की ओर देखा। एक झाड़ी के आसपास चिड़ियां कुछ विचित्र रूप से चिड़चिड़ा रही थीं। उधर जो देखा तो हृदय की धड़कन एकदम बढ़ गई। सामने 300 गज की दूरी पर झाड़ी के सहारे बाघ खड़ा हुआ दिग्दर्शन कर रहा था और चिड़ियां अपनी शक्ति भर उस पर विरोध का प्रदर्शन कर रही थी। मानो टोड़ी बच्चा हाय हाय की पुकार मचा रही थी। मेरे पास राइफल न थी, बंदूक थी।
राइफल न लाने की मूर्खता पर अपने को 1000 बार कोसा, क्योंकि 12 नंबर बंदूक की मार इतनी दूर तक नहीं होती। बाघ थोड़ी देर बाद अपने शिकार की ओर शाही शान से चला। मैंने अपना मार्ग छोड़ कुछ चक्कर काटकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की ठानी, जिससे कि बाघ पर बगल से छिपकर फायर किया जा सके। बाघ मुझसे 300 गज की दूरी पर था। वह पहाड़ के ऊपर से ही अपने शिकार की ओर जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके रास्ते में जाना चाहा। दोनों को एक ही स्थान पर जाना था। जिस प्रकार 2 गोलियों से और भिन्न दिशाओं से कोई चलकर गलियों के चौराहे पर मिलते हैं और जब तक आमने सामने नहीं आ जाते तब तक एक दूसरे को नहीं देख सकते, ठीक उसी प्रकार मैं इस विचार से मोड़ की ओर चला कि कहीं पीछे से 50-60 गज पर बाघ दिखाई पड़ा और मौका हुआ तो उसे मारने की चेष्टा करूंगा। यह केवल अंदाज ही अंदाज था। यह स्वप्न में भी विचार न था कि अंदाज इतना ठीक निकलेगा। जूते उतारकर मैं ऊपर को लपका। जूते इसलिए उतार दिए कि तनिक भी आहट ना हो। जब पहाड़ की चोटी का मोड़ 50-60 गज रह गया, मैं धीरे धीरे एक एक पैर गिनकर बंदूक को बगल में दबाए और हाथ बंदूक के घोड़े पर रखे हुए आगे बढ़ा। ख्याल था कि इतनी देर में बाघ मोड़ को पार कर गया होगा और मैं मोड़ पर पहुंचकर उसके मार्ग को काटकर छिपकर बैठ जाऊंगा। पर ज्यों ही मोड़ पर शिकारी आसन से पहुंचा, यूं ही दूसरी ओर से बाघ आ गया। मैंने पहले बाघ को देखा। ज्यों ही बाघ की दृष्टि मुझ पर पड़ी, त्यों ही वह गरज कर पिछले पांव पर खड़ा हो गया। अगले पंजों के नाखून निकालकर पूंछ को इस प्रकार हिलाता हुआ जिस प्रकार बिल्ली चिड़िया की घात में बैठी हुई अपनी पूंछ हिलाती रहती है, बाद में मेरे सामने मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। वह मेरे इतने समीप था कि मैं बंदूक की नाल से उसे छू सकता था। पहले तो मैं कांपा और यह मालूम होता था कि हृदय नीचे पैरों की ओर भीतर ही भीतर सरक रहा है। इसका कारण आकस्मिक मुठभेड़ थी। मैंने समझ लिया कि मैं फायर करूं अथवा ना करूं, बाघ मुझे मार ही देगा और मेरे मरने की खबर स्त्री, बच्चों, घरवालों और इष्ट मित्रों को मेरे शरीर की बची खुची हड्डियां और बंदूक देगी और इस जीवन का अंत, जिसका आदर्श निरीह किसानों की सेवा करना बना रखा था, इस प्रकार अकेले पहाड़ और पत्थरों में जो हजारों वर्ष से ऐसे ही कांड देखते हुए हृदयहीन हो गए हैं, होगा। उधर बाघ ने भी समझा कि यह 2 पैर का प्राणी काली काली लोहे की वस्तु लिए उसकी जान की खातिर आया है, उसके खून का प्यासा है। उसके मुंह से ग्रास छीने तो छीने, और उसकी जान का यह ग्राहक, यह 2 पैरों का जीव इस प्रकार अपमान करके उसे मारने आया है, यह नहीं हो सकता। इस अपमान और धृष्टता का एक ही उत्तर था, और वो यह कि वह अपने शत्रु की सत्ता ही मिटा दे। इधर मैंने ख्याल किया यदि फायर किया तो बाघ गिरते हुए भी एक चोट करेगा, और यदि वह मेरे खून को न भी पी सकेगा तो नीचे खड्डे में गिरा ही देगा। खड्डे में 1 मील नीचे गिरने पर मेरे अंत का पता भी कोई न देगा। इसलिए घोड़ा चढ़ाए खड़ा था कि मैं आक्रमण न करूंगा। यदि बाघ मुझ पर झपटा तो फायर करूंगा और आत्मरक्षा के लिए जो कुछ बन पड़ेगा करूंगा। 1 मिनट तक हम दोनों डटे रहे। बाघ गुर्रा रहा था, उसकी आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। मैंने न फायर किया और न उसने आक्रमण। यह 1 मिनट एक युग के समान था। बाघ एकदम मुड़कर भागा। जो ही वह मुड़ा, मैंने समझा कि बस मेरे ऊपर आया। बंदूक दागी तो दी, जंगल गूंज उठा। गोली बाघ के पेट में लगी। मैंने बाघ को गिरते देखा। बंदूक छोड़ मैं नीचे की ओर दौड़ा, पर गिरकर लुढ़कने लगा। जिस बात का डर था वही हुआ। खड्डे की ओर मैं फुटबॉल की तरह दरकने लगा। 40-50 गज लुढ़का होऊंगा कि हृदय दहलाने वाली बाघ की गर्जन कान पर मालूम हुई। मौत के अनेक बहाने होते हैं और जीवन रक्षा के अनेक सहारे।
यदि जीवन होता है तो मनुष्य पहाड़ की चोटी से गिरकर बच जाता है और मरने के लिए सीढ़ियों से गिरना ही काफी है। मुझे बचना था। भगवान को यही मंजूर था कि मैं बचा रहूं। सामने खड्डे की ओर तेजी के साथ लुढ़कने के मार्ग में एक चीड़ का वृक्ष था। इतना होश आवाज तो था ही। 8-10 गज ऊपर से पेड़ देख लिया। उसी की ओर जाने के लिए हाथ पैर पीटे और उस पेड़ से आकर टकराया। पीछे से बाघ के खिसकने की सरसराहट हो रही थी। पेड़ से ठोकर खाकर रुका, झटपट ऊपर चढ़ा। इतने में विद्युत गति से बाघ भी आ गया और उचक्कर मुझ पर पंजा मारा। उसके पंजे में मेरा निक्कर आया। निक्कर फट गया और मैं ऊपर निकल गया। बाघ की कमर टूट गई, इसलिए वह पेड़ पर न चढ़ सका। पेड़ पर ऊपर बैठकर मैंने दम लिया और तब चोट और खून की ओर ध्यान गया। पेड़ के नीचे बाघ पड़ा हुआ अंतिम श्वास ले रहा था। रात्रि के 9 बजे तक मैं जाड़े में पेड़ पर टंगा रहा। लक्ष्मी दत्त जी ने 8 बजे तक प्रतीक्षा की, और वह भी इसलिए कि शिकारी और भिखारी का कुछ ठिकाना नहीं कि कहाँ जा निकले। 6 बजे नहीं तो 7 बजे तक मुझे पहुंचना चाहिए था। इसलिए चिंतित होकर लालटेन और 2 आदमियों को लेकर मेरी खोज में निकले और 9 बजे मुझे पेड़ पर टंगा हुआ और बाघ को नीचे मरा हुआ पाया। बड़ी कठिनाई से उतारा। बंदूक की तलाश प्रातःकाल पर छोड़ी गई। उस बूढ़े ने बाघ को न मालूम कितनी लातें मारी और उसके बाप दादों को गालियों से पेट भर कोसा। घर लौटकर थोड़ी बहुत सेक साक की, गुड़ के साथ दूध पिया। अगले दिन लक्ष्मी दत्त जी और मैंने दूसरे बाघ को मारा। लक्ष्मी दत्त जी ने विकट साहस दिखाया था। घायल होकर भी बाघ को मार दिया। तो मित्रों, ये थी कहानी पंडित श्री राम शर्मा बीए की लिखी हुई, जिसका शीर्षक था बिड़ंत। आपने एकादशी कथा संग्रह की 11 कहानियों की श्रृंखला में आज इस 5वीं कहानी का वाचन यशवंत माथुर के स्वर में सुना। उम्मीद करते हैं कि यह श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। अगली बार हम लेकर आएंगे एकादशी कथा संग्रह की 6ठी कहानी श्री वृंदावन लाल वर्मा जी की लिखी हुई, जिसका शीर्षक है थोड़ी दूर और। तो मिलते हैं अगले रविवार को यशपथ पर। इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।